हेलो फ्रेंड्स, ये आज हमारा नया लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो अंग्रेजों की व्यापारिक सफलताओं के बारे में था। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेजों की व्यापारिक सफलता के बारे में, कि बंगाल में अंग्रेजों को जो ट्रेड का कितना ज्यादा फायदा हुआ था, उनको कितना ज्यादा वो सफलता मिली थी, उसके बारे में देख लेते। हमारे का टॉपिक है बंगाल में अंग्रेजों की व्यापारिक सफलता। पहला टॉपिक हमारा बंगाल में अंग्रेजों की व्यापारिक सफलता। अगर हम किसी भी अगर हम सफलता के बारे में देखें तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट कब मिली। यानी अगर आपको छूट मिलेगी तभी आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। कोई भी ट्रेड है, अगर आप छूट प्राप्त कर रहे हैं तो आप वो ट्रेड को आसानी से आप सफलता में बदल सकते हो। जस्ट लाइक कि भाई आपको बाई वन गेट वन फ्री मिल रहा है, तो जब आपको बाई वन गेट वन फ्री मिलेगा तो आप एक अच्छी डील कर पाओगे। अच्छी डील करोगे तो आप सफल होगे। तो इसी तरीके से अगर आप कभी भी व्यापारिक सफलता आप तभी प्राप्त करोगे जब आपको अच्छी छूट मिलेगी। तो बंगाल में अंग्रेजों को जो व्यापारिक छूट मिली थी वो सबसे पहले 1651 में मिली थी। बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 में मिली थी। भाई 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिली। किसकी? उसमें जब गैब्रियल बांटन कौन था? ये जो था बंगाल के सूबेदार, जो बंगाल के सूबेदार थे उस समय, शाह शुजा। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा का ये क्या था? दरबारी चिकित्सक के रूप में काम करता था। यानी जो गैब्रियल बांटन था वो बंगाल के जो सूबेदार थे शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में काम करता था। इसने क्या किया? कंपनी के लिए एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया। कंपनी के लिए एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अब लाइसेंस में क्या लिखा था इसको देख लेते। लाइसेंस में लिखा था कि भाई 3000 रुपए वार्षिक कर, 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में, यानी 3000 रुपए अगर आप वार्षिक कर दोगे तो उसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाएगी। मुक्त व्यापार की अनुमति। ये बोला था इस लाइसेंस में, ये था कि भाई 3000 रुपए वार्षिक कर देंगे, यानी आप 3000 रुपए आप साल भर में कर दीजिए। 3000 रुपए आप साल भर में टैक्स दीजिए। अब वो टैक्स देके आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितना भी ट्रेड करना है, जितना भी व्यापार करना है, वो सब आपको मुक्त रहेगा। यानी एक तरीके से फ्री ट्रेड हो जाएगा। 3000 रुपए देने के बाद जो भी रहेगा वो सब फ्री ट्रेड हो जाएगा। 1651 में यह हुआ था। फिर उसके बाद 1656 में 1656 में दूसरे निशान को मंजूर किया गया। दूसरे निशान को मंजूर किया गया जिसके तहत बोला गया कि भाई अंग्रेजों को व्यापारिक कोई बाधा तो नहीं हो रही। अंग्रेज अगर व्यापार कर रहे हैं तो उनको कोई व्यापारिक बाधा तो नहीं हो रही है। ये जो इनको मुक्त व्यापार की जो अनुमति मिली है उसमें कहीं तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो यहां पे अंग्रेजों को कोई व्यापारिक बाधा तो नहीं हो रही है, ये देखना काम था। 1656 में एक जो दूसरा निशान था। लेकिन वहीं शाह शुजा के जो उत्तराधिकारी थे, शाह शुजा के उत्तराधिकारी
वही जो 7 सूजक उत्तराधिकारी थे, 7 सूजक उत्तराधिकारी ने बोला कि भाई ये जो निशान है जो 1656 में जिसको मंजूर किया गया वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है, यानी हम उसको नहीं मानते। उनका कहना था कि चूंकि अंग्रेजों का व्यापार बढ़ रहा है, अंग्रेजों का व्यापार बढ़ने के कारण अब उनको यानी दूसरे सौदागरों की तरह ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी इनका कहना था कि अंग्रेजों के व्यापार बढ़ने के कारण दूसरे सौदागरों की तरह ही कर देना पड़ेगा। अब इस लाइन को समझो कि भैया अंग्रेजों का यानी जो 7 सूजक के उत्तराधिकारी थे उन्होंने बोला कि अंग्रेजों का व्यापार बढ़ रहा है ना, तो अगर व्यापार बढ़ेगा तो उसके हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, यानी उनका ज्यादा ट्रेड हो रहा है, ज्यादा ट्रेड होगा तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, 3000 रुपए वार्षिक कर ही तय कर दिया गया था कि भाई 3000 रुपए वार्षिक कर दिया गया। इसके बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट हुआ, कुछ भी लॉस हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपको 3000 रुपए साल भर में फिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पे जो 7 सूजक उत्तराधिकारी थे उनका कहना था कि ये नहीं है भाई, 3000 रुपए वार्षिक कर फिक्स नहीं है, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसका ज्यादा टैक्स दोगे। क्योंकि जो दूसरे व्यापारी है उनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी ज्यादा टैक्स दे रहे, तो आप भी दूसरे व्यापारियों की तरह ही, दूसरे बिजनेसमैन की तरह ही, ट्रेडर की तरह ही आपको भी ज्यादा प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीजें कही थी 7 सूजक उत्तराधिकारी ने। फिर इसके अलावा जो 1672 में शाइस्ता खां ये बंगाल के सूबेदार बन गए थे ना, तो शाइस्ता खां ने एक फरमान जारी किया। फरमान में उन्होंने मुक्त व्यापार को अनुमति दे दी, मुक्त व्यापार को अनुमति दे दी। शाइस्ता खां ने बोला कि भाई मुक्त व्यापार जो है फ्री ट्रेड आप कर सकते हो, किसी भी प्रकार को वो इसमें बंदिश नहीं। इसके अलावा 1680 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था उसका क्या था, औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया उसमें उसने पहली बात बोली कि भाई कंपनी के किसी भी व्यक्ति को चुंगी के लिए कोई परेशान नहीं करेगा, यानी जो टैक्स है, टैक्स के लिए कोई भी परेशान नहीं करेगा कंपनी के व्यक्तियों को। यानी भाई जो कंपनी के व्यक्तियों को चुंगी के लिए कोई परेशान नहीं करेगा। बोले भाई कंपनी के किसी व्यक्ति को टैक्स के लिए कोई परेशान नहीं करेगा कि भाई आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया, है ना, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, अधिकारी हो या एम्प्लॉय हो, किसी को कोई परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा व्यापार में कोई बाधा भी नहीं डालेगा, व्यापार में कोई बाधा भी नहीं डालेगा। भाई जो भी ट्रेड चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। इसके अलावा इसके साथ साथ ये भी फरमान में ये भी आदेश दिया गया कि 2% चुंगी कर के रूप में, 2% चुंगी कर के रूप में और 1.5% जजिया कर के रूप में अंग्रेजों से लिया जाएगा। यानी 2% चुंगी कर के रूप में और 1.5% जजिया कर के रूप में लिया जाएगा। यह 1680 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। ये 3 बातें उसमें लिखी गई थी। अब जब औरंगजेब ने 1680 में फरमान जारी किया, उसके बाद अंग्रेजों ने बोला कि भाई हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, हम अपनी रक्षा शक्ति के द्वारा करेंगे, यानी हम अपनी पावर के द्वारा अपनी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने 1686 में हुगली को लूट लिया, यानी 1686 में हुगली पर आक्रमण किया और हुगली को लूट लिया। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब को लगा कि भाई ये तो हुगली को लूटना ये तो गलत बात है। तो औरंगजेब हुगली के ऊपर यानी अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया तो अंग्रेज वहां से भाग गए, क्योंकि हार गए तो वहां से वो भाग गए और भागकर कहां गए, ज्वारग्रस्त द्वीप में चले गए। यानी वहां से भागकर एक ज्वारग्रस्त द्वीप में पहुंच गए।
यानी वहां से भागे और एक जबरदस्त द्वीप में पहुंच गए। फिर जाप चारनोक, जो जाप चारनोक था, जाप चारनोक की मध्यस्थता थे। जाप चारनोक ने बात की औरंगजेब से और बोला कि भाई अंग्रेजों को आप सूता नाती में आप फिर से उनको बुला लीजिए। तो फिर उसके बाद इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को औरंगजेब ने बोला कि भाई आप सूता नाती में आप आ सकते हैं, यानी आपको परमिशन मिल गई अंग्रेजों को। तो सूता नाती में अंग्रेजों को परमिशन मिल गई कि भाई यहाँ पे ये रह सकते हैं। और सूता नाती में जाप चारनोक ने एक अंग्रेज कोठी भी बना दी, सूता नाती में। जाप चारनोक ने सूता नाती में एक अंग्रेज कोठी बना दी। अब इसके अलावा इसमें एक ये भी है कि 1691 में उस समय जो शाइस्ता खां उन्होंने एक फरमान जारी किया। फरमान में ये बोला कि भाई 3,000 रुपए आप वार्षिक कर दो, यानी 3,000 रुपए आप सालाना भर टैक्स दो, यानी एक साल में आप 3,000 रुपए टैक्स दोगे और आपको अब मुक्त व्यापार, यानी आपको किसी प्रकार की चुंगी नहीं देना पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई चुंगी नहीं देना पड़ेगा, कोई चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। 1691 शाइस्ता खां ने बोला। इसके अलावा अजीम उस्ताद जो थे बंगाल के सूबेदार थे, इसके अलावा अजीम उस शान ये बंगाल के सूबेदार थे, इन्होंने अंग्रेजों को 3 गांव, अजीम उस शान ने अंग्रेजों को 3 गांव जमींदारी में दे दिया कि भाई जमींदारी व्यवस्था के तहत 3 गांव दे दिया। अब 3 गांव कौन कौन से थे? एक था सूतानाती, जहां पे अंग्रेजों की कोठी स्थापित हुई थी। इसके अलावा था एक कलिकाता एंड थर्ड इज गोविंदपुर। यानी सूतानाती, कलिकाता एंड गोविंदपुर, यानी अजीम उस शान ने ये 3 गांव को जमींदारी के लिए दे दिया। और ये तीनों गांव के मालिकों को 1200 रुपए देने के लिए कहा कि भाई ये जो अंग्रेज है ये तीनों कंपनी के मालिकों को कितना 1200 रुपए दे देंगे, 1200 रुपए देंगे और ये तीनों गांव की जमींदारी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाएगी, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की। ये हो गया था। इसके अलावा और इसमें बात किया जाए एक बर्दवान जिले का एक जमींदार था शोभा सिंह, नाम था शोभा सिंह। अब शोभा सिंह ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों को भी अपनी रक्षा करनी, तो अंग्रेजों की अपनी रक्षा के लिए उन्हें बोल दिया कि भाई आप किलेबंदी कर सकते हो। किलेबंदी की आप परमिशन दे दी गई, भाई किलेबंदी की अनुमति दे दी गई। जब किलेबंदी की अनुमति दे दी गई तो उसके बाद किले का नाम, वहां की किले का नाम पड़ा फोर्ट विलियम। किले का नाम क्या पड़ा? फोर्ट विलियम। अब ये फोर्ट विलियम किसके नाम पे? इंग्लैंड के सम्राट विलियम तृतीय के नाम पे, यानी विलियम तृतीय के नाम पे फोर्ट विलियम नाम पड़ा। ये जो था ये 1700 में अंग्रेजों की यानी पहला प्रेसिडेंसी नगर कहलाया, यानी 1700 में यही फोर्ट विलियम जो था ये अंग्रेजों का पहला प्रेसिडेंसी नगर कहलाया। इसके अलावा 1774 से 1911 तक बंगाल जो थी अंग्रेजों की राजधानी थी। राजधानी अंग्रेजों की यानी थी ब्रिटिश इंडिया की, ये राजधानी थी। यानी 1774 से 1911 तक ये जो बंगाल थी
ये ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। तो यहाँ जो हमने पढ़ लिया ये बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की सफलताएं कि किस किस तरीके से बंगाल में अंग्रेजी व्यापार को सफलता मिली, अंग्रेजों के व्यापार को। इसके अलावा कुछ मिशन भी भेजे थे। एक मिशन था नारिस मिशन। नारिस मिशन 1698 1698 में एक नारिस मिशन भी आया था। अभी नारिस मिशन का क्या था कि सर विलियम तृतीय यानी विलियम तृतीय जो थे इंग्लैंड के सम्राट थे। इंग्लैंड के सम्राट विलियम तृतीय, इंग्लैंड के सम्राट थे विलियम तृतीय ने, इंग्लैंड के सम्राट विलियम तृतीय ने अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश की, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इसका नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, यानी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। अब इसके लिए कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था ये जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये विलियम तृतीय को। तो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सर विलियम नारिस, सर विलियम नारिस की अध्यक्षता में नारिस मिशन को भारत भेजा। यानी सर विलियम नारिस की अध्यक्षता में नारिस मिशन को भारत भेजा, लेकिन इसका कोई फल नहीं निकला, यानी इसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ये नारिस मिशन का। क्योंकि 1702 में ये जो कंपनी थी एक तरीके से विलय हो गए। दो नई कंपनियां बनी थी उस टाइम पे। एक तो जनरल सोसाइटी बनी थी, जनरल सोसाइटी, एंड एक ये वाली बनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, यानी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट और जनरल सोसाइटी, ये दो नई कंपनी बनी थी। ये दोनों कंपनी का जो पुरानी कंपनी थी उसके साथ विलय हो गए 1702 में, और जो नई कंपनी बनी वो कंपनी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the East Indies, यानी ये कंपनी का नाम बना था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम बना, और ये कंपनी का नाम 1833 तक, 1833 तक यही कंपनी का नाम रहा। 1833 के चार्टर के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ गया, जिस नाम से इसको सब लोग जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ गया। तो ये यहाँ पे नारिस मिशन क्लियर हुआ। भाई नारिस मिशन 1698 में आया था। तो इस तरीके से वाले जो है ये नारिस मिशन कंप्लीट हो गए। या आज जो हमने कंप्लीट किया बंगाल में अंग्रेजी जो कंपनी की व्यापारिक सफलताएं और ये नारिस मिशन को। तो इस तरीके से हमारा जो अंग्रेज वाला चैप्टर था, ब्रिटिशर्स का चैप्टर था, उसमें 1-2 पॉइंट और बचे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद ये अंग्रेजों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उनके ट्रेड वाला चैप्टर। सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।